एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। एंड आज हम एक ही आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो एडिटोरियल में आया हुआ है, क्योंकि जो अपना इकोनॉमी वाला पेज होता है न्यूज़पेपर में, जो इकोनॉमी वाला सेक्शन होता है उसमें आज मंडे को वो मनी वाइज करके आता है ना। तो उसमें वो आता है जिन लोगों की सैलरी आ रही होती है ना अकाउंट में, तो वो लोग कहाँ इन्वेस्ट करें, मतलब उनको कहाँ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में या फिर किसी इक्विटी मार्केट में, स्टॉक में। तो वो वाला जो आज मनी वाइज आता है मतलब मंडे को, तो वो सच तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम तो अभी अनएम्प्लॉयड हैं। तो हम इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेके क्या करेंगे, है ना। तो हम लोग अभी अपने इस वाले एडिटोरियल में ये जो एक ही आर्टिकल आया था तो उसी पे फोकस करते हैं। ओके, ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है और हम थोड़ा सा वो भी देखेंगे, जो हमने थोड़ा रिवाइज कर लेंगे पहले वाले ये जो सब क्वेश्चन थे ना उनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। तो आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल है एक्सपोर्ट से रिलेटेड अपना, कि जो इंडिया का है एक्सपोर्ट है अभी रिसेंटली काफ़ी बढ़ा है ना। जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है इंडिया का, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है जो अभी रिसेंट क्वार्टर था उसमें। तो उसी से रिलेटेड है कि रिस्टोरिंग हेल्थ ऑफ एवरी सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स एंड इट्स ऑल्सो ए मिक्स्ड बैग। मतलब क्या है कि जो हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट के लिए हमें जो हमारा सेक्टर है उसमें हर एक सेक्टर को मतलब हमें ध्यान रखना है ना। एक्सपोर्ट के लिए ऐसा नहीं है कि हम एक ही सेक्टर पे फोकस कर लें। एक्सपोर्ट के लिए हमें एक्सपोर्ट में जितने भी सेक्टर हैं हर एक सेक्टर का ख्याल रखना है और लॉन्ग टर्म के लिए ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म में हमारी ग्रोथ इंक्रीज हो गई है तो हम हैप्पी हो गए और हम कोई ज़्यादा उसमें इम्प्रूव ना करें। हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करना है। तो इसी से रिलेटेड आर्टिकल है ये। इसमें चैलेंजेस भी देखेंगे, क्या चैलेंजेस हैं और क्या मतलब बेनिफिट हुआ है, हमें ये सब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यही कि इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई रहा है, $95 बिलियन रहा है अभी रिसेंट जो क्वार्टर था, अप्रैल से जून वाला, है ना। तो ये अच्छी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है अभी और इस वाली सिचुएशन में भी बढ़ा है, तो अच्छी बात है ये, है ना। बट ये यही एक क्वेश्चन था कि 2020 का हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं ना। तो इस वाले क्वार्टर को हम लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसमें ग्रोथ कम थी, कोविड आ गया था उस टाइम पे। तो उससे कंपेयर किया तो हमने जो बेस था वो बेस हमारा कम था, तो एकदम मतलब स्पाइक देखने को मिली कि इसमें इंक्रीज ज़्यादा हो गया क्योंकि बेस लास्ट ईयर का कम था। बट ऐसा नहीं है, अगर हम 19 के लेवल से भी कंपेयर करेंगे तो भी इम्प्रूवमेंट है इसमें, है ना। तो भी मतलब इंक्रीज हुआ अभी, है ना। तो मतलब 19 के लेवल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो नॉन राइस सीरियल्स जो है ना, बिना राइस के, राइस भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा जो दूसरे जो सीरियल्स हैं उसमें भी सर्च देखने को मिला है। आयरन ओर में भी इम्प्रूवमेंट है, मतलब अच्छा ग्रोथ है इसमें। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सब में ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब पिछले साल या 19 का लगा लो, दोनों से ही। तो ये ऐसा रहा क्यों है अभी, वो रीज़न ये है कि जो एक तो वैक्सीनेशन कवरेज हो गई है ना। हमें बाहर से देखना है, इंडिया का नहीं, हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो बाहर ग्लोबल मार्केट का देखेंगे कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ ग्लोबल मार्केट में कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो एक तो वहाँ पे यही कि वैक्सीनेशन कवरेज ज़्यादा हो गया अभी, कंट्रीज कर रही हैं जैसे। दूसरा, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, जैसे मेन डेवलप्ड मार्केट्स है ना, ईयू है, यूएसए है, चाइना है, इन जो यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोप वाली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करता है। यूएसए में हमारा काफ़ी एक्सपोर्ट जाता है, चाइना में से भी डिमांड देखने को मिली है। तो इन सब चीज़ों में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा इन मार्केट्स में। अगर ये मार्केट अच्छा ग्रो करेंगी तो एक्सपोर्ट्स के लिए तो अच्छा ही है अपने। तो ये रीज़न है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा अभी। बट अगर ऐसा, और हाँ यस, वन थिंग यही कि अगर ऐसे ही हमारा कंटिन्यू रहा तो हम इस फिजिकल ईयर में $400 बिलियन तक का हम एक्सपोर्ट कर देंगे, जो एक एनुअल रिकॉर्ड होगा अभी तक का। तो होपफुली अगर ऐसा ही चलता रहे तो अच्छा है ना। बट ये है कि हमें चैलेंजेस को भी ध्यान में रखना है, मतलब ये तो एक्सपोर्ट को ऐसे ही कंटिन्यू रखने के लिए हम जो भी चैलेंजेस हैं जिस भी सेक्टर में, तो उसको हमें शॉर्ट आउट करना है। तो चैलेंजेस देखते हैं क्या है। जो मेन जॉब जनरेटिंग एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर है ना, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स वाला है, लेदर प्रोडक्ट्स है, और टी अपना टी सेक्टर, तो उसमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला और यहीं पे जॉब सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो वहाँ पे डिक्लाइन क्यों है, मतलब उसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनको गवर्नमेंट को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जो भी वहाँ की जो भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जैसे हम टी इंडस्ट्री का देखेंगे तो टी में क्या है अभी, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, वैराइटीज़ नहीं है टी में, है ना। इन एडुकेट वैराइटीज़ है। अगर हम बाहर मार्केट में अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होनी चाहिए ना, तुलसी टी, ऑर्गेनिक टी, ये टी वो टी, तो हमें काफ़ी इसमें वेराइटीज़ होनी चाहिए। दूसरा, लेक ऑफ मार्केटिंग है, तो भी जो भी एक्सपोर्टर हैं वो मार्केटिंग पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो बाहर अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर की कंट्रीज़ में हमारी थोड़ी मार्केटिंग होनी चाहिए इंडियन टी की। दूसरा, फिर शार्प कंपटीशन है हमारे पास, श्रीलंका है, केन्या है, इन जो कंट्री हैं श्रीलंका से, केन्या से, तो कंपटीशन भी है, तो हमें कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वैराइटीज़ लेके आनी पड़ेंगी।
ये टी इंडस्ट्री में। दूसरा लेदर जो गुड्स है, लेदर गुड्स में भी जो भी पॉलिसी मेजर्स गवर्नमेंट को एक सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो WTO का जो मैंडेट आता है कि भाई आप इसमें सब्सिडी दे सकते हो, इतनी ही तक की सब्सिडी दे सकते हो, इतना इंसेंटिव दे सकते हो किसी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। तो WTO का जो मैंडेट था उसकी वजह से हमें जो एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दे रहे थे हमें वो वापस लेने पड़े, है ना, विड्रॉवल ऑफ एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव। एंड दूसरा ही पेंडेमिक की वजह से स्लो डाउन हो गया, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे बाहर से, और जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे लगा दी है, जो रॉ मटेरियल होता है कि जो रॉ मटेरियल हम जो लेदर गुड्स में चाहिए होता है उस पे, है ना, अगर हम बाहर से खरीदेंगे वो तो उस पे ड्यूटी लग रही है, तो इस वजह से मतलब ये लेदर गुड्स में अभी सब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉरी। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी जो रोड टैप स्कीम है ना, RODTEP, रोड टैप्स मतलब रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम, है ना, जो एक्सपोर्ट करते हैं हम, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उन पे कुछ ड्यूटीज कुछ टैक्सेस का बेनिफिट मिलता है, रेमिस हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी प्लांट लगाना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, तो अगर उस एक्सपोर्ट वाले आइटम में हम कुछ इम्पोर्ट भी करते हैं ना, उसका जो इनपुट होता है उस प्रोडक्ट के लिए, उस पर भी छूट मिल जाती है, और हम यहाँ से भी प्रोक्योर करेंगे विद इन इंडिया तो उस पर भी बहुत सारे इंसेंटिव, ड्यूटी, टैक्सेस फ्री मिलते हैं। तो वो वाली स्कीम है ना, अभी इसमें रेट डिफाइन नहीं किए हैं गवर्नमेंट ने कि भाई पर्टिकुलर इतना रेट होगा, ये छूट मिलेगी ऐसे। तो इस वजह से क्या है कि जो प्राइस जो एक प्रोडक्ट का फिक्स होता है, जो कंपनी एक प्राइस फिक्स करती है, मतलब हमें बाहर बेचना है, तो वो अपना वो फिक्स नहीं कर पा रहे, उन्हें अपना प्रॉफिट रखना है, फिर बाहर की मार्केट के साथ देखना है, कॉम्पिटिटिव रखना है अपने प्रोडक्ट को बाहर की मार्केट में दूसरी कंट्रीज से, तो वो जो प्राइस वो पुट करने में भी डिफिकल्टी आ रही है ना। तो इसको गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी मतलब नोटिफाई करे तो बेनिफिट होगा हमारे लिए। दूसरा कि जो कंटेनर शॉर्टेज चल रही है अभी, है ना, इंडियन जो हमारे पोर्ट्स हैं वहाँ पे, और जो लॉजिस्टिक्स है हमारा, और वहाँ पे कंजेक्शन बढ़ गया है ना, हाइट एंड कंजेक्शन है। दूसरा कंटेनर नहीं है, तो ये जो लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है ये जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट हो, और मतलब ये शॉर्टेज हो गई ना, इस वजह से वही है, जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसका रेट बढ़ेगा। तो फ्रेट रेट बढ़ गए हैं, हाई हो गए हैं, तो वही वही होता है ना, वो फ्रेट रेट का कहीं ना कहीं ऐड करेंगे तो वो प्रोडक्ट पे जाएगा, मतलब हमारी उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, फिर कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा बाहर के मार्केट में, क्योंकि हमें तो बाहर इंटरनेशनल हमें सारी कंट्रीज से देखना है कि श्रीलंका कौन सा प्रोडक्ट कितने में दे रहा है, और हम उस प्रोडक्ट को कम रेट में देंगे तो ही एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो हमें ऐसे, और क्वालिटी हम अच्छी दें, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट ये अच्छी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, बट हमें लॉन्ग टर्म इसी को कंटिन्यू रखने के लिए, इसकी ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए हमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको जल्दी जल्दी हम शॉर्ट करें मिनिमम टाइम में, और उनको ईजी करें। ये इसी से रिलेटेड आर्टिकल था। एंड अब हम अपना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सार्क जो हमने देखा था, सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में बना था, और इस कब कहाँ बना था, ये ढाका बांग्लादेश में बना था 85 में, और इसमें 8 मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और 7 इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं। साउथ एशिया में 8 ही कंट्री आते हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। एंड सेक्रेटरी कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में है। ओके, तो ढाका में बना था, काठमांडू में इसका सेक्रेटरीट है 1985। एंड अगला देख लें, हु रिलीज्ड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ओके, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों ईज वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। वर्ल्ड ऑयल आउटपुट कौन करता है, ओपेक करता है, ऑयल आउटपुट जो है ओपेक है। एंड यूनिसेफ की 2 रिपोर्ट हैं, 2 रिपोर्ट कौन सी हैं, रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज एंड द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जो होती है यूनिसेफ की है। एंड OECD जो है, ये 3 रिपोर्ट्स हैं इसकी हमने देखनी है, एक तो पीसा है, दूसरी CG ग्लोबल रिपोर्ट है, और गवर्नेंस एट ए ग्लांस रिपोर्ट है, गवर्नमेंट एट ए ग्लांस रिपोर्ट है। ये पीसा जो प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट है, जो इंडिया में भी कंडक्ट होगा 2021 में, आई थिंक चंडीगढ़ में, तो OECD की है ये। और जो CG क्या है, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स ग्लोबल रिपोर्ट है, ये OECD की, गवर्नमेंट एट ए ग्लांस भी OECD की है। एंड WHO का देख लेते हैं, इसकी 4 रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिक्स है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट WHO, एंड एम्बियंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट WHO। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एम्बियंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट WHO। एंड इतना ही था इसमें, एंड थैंक यू सो मच।